हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 प्लस प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल एग्जाम के लेवल का मैं क्वेश्चन आज की क्लास में लिया हूँ। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन भी साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। साथ ही मैं बता दूं, अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए यानी कि पूरा नोट्स चाहिए पेट एग्जाम का, तो ये क्रैश कोर्स आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के थ्रू आप लोग अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं पेट एग्जाम के। ठीक है, इसमें आपको जो है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड 5 प्रैक्टिस सेट फ्री दिए जा रहे हैं इस क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें किया गया है। ठीक है, सिर्फ 500 छात्रों के लिए इसका जो प्राइस रखा गया है बहुत ही कम रखा गया है। मात्र 149 रुपए में आप लोग हमारे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक पे आपको जैसे ही जब मतलब क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपए को पेमेंट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में आ गया है। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? सबसे पहले इस क्वेश्चन में स्टार लगाइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, मॉर्निंग में 8 बजे जो है करंट अफेयर की होती है, उसके बाद 1:30 बजे प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है, उसके बाद शाम 6:30 बजे भी जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है। ठीक है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? सबसे पहले पता होना चाहिए पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था? 1761 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है मराठों को हराया था अफगानों ने। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा तो 1526 में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तीनों युद्ध आपको पता होने चाहिए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चंस आप लोगों से मैं 2 दिन पहले पूछा था। सभी लोग जवाब देंगे। 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था? तो 10 मई, अगर डेट पूछे कि 1857 की क्रांति की डेट क्या है, 10 मई को जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से इसकी जो है शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस्तमरारी जो है बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इस्तमरारी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है लागू किया है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय जो है भारतीय जागृति का जनक कहलाते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक प्लीज़ जरूर से जरूर आप लोग किया करें। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कहाँ से आरंभ किए थे? ये किए थे दांडी से। ठीक है, कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दांडी के साबरमती आश्रम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहाँ? 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहाँ? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन से आप लोगों से महाराष्ट्र के
अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है ये भी आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे, वीडियो को रोक के, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है कहे थे सुभाष चंद्र बोस को देश नायक, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है शक्ति प्रदान की गई है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के तहत, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है, और ये जो है नेपाल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊंचाई एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, 8,848 यहाँ पे याद रखना है, और पॉइंट में 86 लगा देना है आपको, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 13 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। लौटते मानसून की पवनें हैं ये, ठीक है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में चलती हैं, ठीक है। और ऑप्शन इसका जो है ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नर्मदा किसकी ओर जो है बहने वाली नदी है? किस दिशा की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी? जवाब देने का प्रयास करेंगे, और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 14 का जवाब देंगे सब लोग। तो नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है, और यह कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 14 का जो है सी, जितने भी लोग जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पेट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है कितने %? वन से क्वेश्चंस बहुत एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जून में, और अभी 21 तारीख को यूपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें भी वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था, ठीक है, कि किस राज्य में वनों की वृद्धि जो है सर्वाधिक हुई है, तो वो आंध्र प्रदेश में हुई, ठीक है। सर्वाधिक वन पूछे किस राज्य में है, सभी लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसमें अगर हम बात करें कुल वनावरण क्षेत्र जो है देश में कितना है, तो वो है आपका 21.71%, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय आर्थिक समीक्षा क्या प्रकाशित करता है? भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है प्रकाशित करता है क्या? भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है भारत सरकार प्रकाशित करता है, या वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है, या नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री? तो भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। तो मक्का उत्पादक राज्य जो था वो भारत का सबसे बड़ा था, कर्नाटक राज्य था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों से क्वेश्चन है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी भारत में कब लागू की गई, यह भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर स्थापना पूछे तो 1935 याद रखना है, अगर राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949 याद रखना है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है किस डेट को? भारत में पंचायती राष्ट्रीय राज दिवस जो है किस डेट को मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? आर्टिकल 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 39A ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, अनुच्छेद 48 ये जो है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, जो कि ये जो है आपका नहीं सुमिलित था। ठीक है, ये जो है आपका अनुच्छेद 50 से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। ठीक है, चलिए, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है? बढ़ता है या कोई परिवर्तन नहीं होता, या पहले घटता है या फिर घटता है या घटता है? 26 का जवाब देंगे सब लोग। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का जो स्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? टिन और जस्ता का है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, डॉट डॉट उष्मा का सबसे जो है अच्छा चालक है कौन सा? तो चांदी जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसको जो है कोशिका का शक्तिग्राह भी कहा जाता है? कोशिका का शक्तिग्राहक किसे कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा इस दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोशिका का शक्तिग्राहक भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? सूत्रकणिका को कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी की एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है? कल ही मैं बताया था, विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है लास्ट में होमवर्क के तौर पे कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी और विटामिन के, इन तीनों विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और 30 क्वेश्चन में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।